खास बात उत्तर प्रदेश में आपका खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाजरीन, कोरोना के मामले अभी भी लगातार आ रहे हैं। ऐसे में हिफाजत के लिए फेस मास्क बेहद अभी भी ज़रूरत इसकी पड़ रही है। तो खुद बचें, दूसरों को भी बचाएं। फेस मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, तब आप भीड़ में हों। यहाँ हम अकेले हैं, इसलिए इसको निकालते हैं और शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। यूपी के इलेक्शन के पेश नजर बाबरी मस्जिद का जिन फिर बोतल से निकला बाहर। अवैसी बोले, बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ और आता। 7 सितंबर से यूपी का 3 रोजा दौरा करेंगे अवैसी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के दीनी मदारिस को मिलने वाली सरकारी ग्रांट पर उठाए सवाल। कोर्ट ने खवातीन की तालीम, खेल और दीगर अहम मामलों पर उठाया सवाल। 6 अक्टूबर को होगी मामले पर समाअत। अखिलेश यादव ने एक बार फिर दोहराया 400 पार का नारा। कहा 2022 में यूपी से होगा बीजेपी का सफाया। मुलायम सिंह यादव ने कारकुनों को दिया जीत का मंत्र। यूपी में मौसमी बुखार के साथ डेंगू और मलेरिया ने भी दी दस्तक। अब कई बच्चे फौत, कई अजला में लोग बीमारी की चपेट में। अस्पतालों में जगह की किल्लत। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ और आता। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद को बीजेपी और संघ परिवार ने 6 दिसंबर 1992 को शहीद किया। अवैसी ने कहा कि मुल्क भर में एमआईएम अपना परचम लहराएगी। उन्होंने बताया कि 7 सितंबर को फैजाबाद, 8 को सुल्तानपुर और 9 सितंबर को बाराबंकी का दौरा करेंगे। यूपी में असेंबली इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और योगी हुकूमत को शिकस्त देंगे। सुबह क़यामत तक हम यही बोलते रहेंगे कि वहाँ पर मस्जिद थी जिसको 6 दिसंबर को 1992 को बीजेपी और संघ परिवार ने मिलकर मस्जिद को शहीद किया। और अगर मस्जिद शहीद नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कुछ और आता। पूरे भारत में एमआईएम का परचम लहरा रहे हैं और लहराते रहेंगे इंशाल्लाह। उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। 7 तारीख को फैज़ाबाद जा रहे हैं, रुदौली में, समझे ना। फैज़ाबाद अलग है। 7 तारीख को फैज़ाबाद जा रहे हैं रुदौली में, 8 को सुल्तानपुर है, 9 को बाराबंकी है। तो अभी तो शुरुआत है, बहुत जगह जाएंगे यूपी में। बुरी बात क्या है, चुनाव आ रहा है, पार्टी को मजबूत करना है, जनता से मुलाकात करना है, जनता के करीब जाना है, जनता को और कॉन्फिडेंस दिलाना है, हमारे पार्टी के केडर को और मजबूत करना है और विधानसभा के चुनाव में अच्छी तरह लड़के हमारे पार्टी के कैंडिडेट्स को विधायक बनाकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में भिजाना है और योगी हुकूमत को हराना है। यूपी में 500 से ज्यादा इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस के कानूनी जवाज पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सवाल उठाए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत से सवाल किया है कि क्या एक सेकुलर रियासत में मजहबी इदारों को सरकारी इमदाद दी जा सकती है। अदालत ने रियासती हुकूमत से यह अहम सवाल भी किया कि क्या सरकारी इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस में खवातीन की तालीम का भी इंतजाम है। अदालत ने दीनी मदारिस में खेल का मैदान और दीगर जरूरी सहूलियात पर भी रियासती हुकूमत से जवाब तलब किया। वज़ीर की रियासत के मदरसे इस्लामिया फैजुल उलूम ने हाई कोर्ट में इमदाद याफ्ता मदारिस को मिलने वाली सरकारी सहूलियात हासिल करने के लिए अदालत से रुजू किया था। जस्टिस अजय भनोट की बेंच में मामले की समाअत हुई। इस मामले की मजीद समाअत आइंदा 6 अक्टूबर को होगी। मदरसा अंजुमन इस्लामिया फैजुल उलूम, जिन्होंने राज्य सरकार से मदरसों के लिए विशेष साधन मांगे थे, जिसके प्रार्थना को शासन द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसको चुनौती देते हुए माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका मदरसा इंतजामिया की तरफ से दाखिल की गई थी, जिसकी सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति अजय भनोट जी ने उस पर राज्य सरकार से 4 हफ्तों में विस्तृत जानकारी मांगते हुए 6 अक्टूबर को सुनवाई निश्चित की है। कोर्ट ने मदरसों के मामले में राज्य सरकार से पूछा कि क्या सेकुलर स्टेट वाले राज्यों में मदरसों को जो फंडिंग दी जाती है वो क्या उचित है। सरकार से कोर्ट ने ये भी पूछा है कि क्या मदरसों में धार्मिक शिक्षा जो दी जाती है वो एक ही धर्म विशेष के लोगों को दी जाती है या अन्य धर्मों को भी ये शिक्षा दी जा रही है। कोर्ट ने ज्यादातर कोर्ट का फोकस इस पर रहा कि क्या मदरसों में लड़कियों को प्रवेश की इजाजत है या नहीं। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या मदरसों में खेल का मैदान
आर्टिकल 21A के तहत बनाया जाता है या नहीं। कोर्ट ने काफी कुछ विस्तृत जानकारी मांगते हुए इन्हीं बिंदुओं पर राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। यूपी में कोरोना इन्फेक्शन के मामलों में कमी आई है तो अब मौसमी बुखार के साथ डेंगू और मलेरिया ने दस्तक दे दी है और गुज़श्ता कुछ दिनों में सूबे के मुख्तलिफ अजला में डेंगू और मलेरिया ने मुताद्दद अफराद की जान ले ली है, जिनमें बड़ी तादाद बच्चों की रही है। मेरठ में भी गुज़श्ता 1 हफ्ते में मौसमी बुखार और मलेरिया के अलावा डेंगू के मरीजों की तादाद 10 तक पहुंच गई है। मेरठ के जिला अस्पताल और मेडिकल में OPD में इन दिनों बुखार के मरीजों की तादाद है बेतहाशा बढ़ गई है, लेकिन जिला अस्पताल और मेडिकल इंतजामिया के जिम्मेदारान का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में बुखार के मरीजों की तादाद में तो इजाफा हुआ है, लेकिन डेंगू के मामले काफ़ी कम हैं। ताहम खतरे को देखते हुए अस्पताल इंतजामिया की जानिब से ज़रूरी कदम उठाए गए हैं और अहकामात जारी किए गए हैं। अस्पताल में 1000 से लेकर के 1500 मरीज प्रतिदिन आ रहे हैं, जिसमें से कि 200 से 250 मरीज बुखार के भी आ रहे हैं और इसके अलावा आंखों की बीमारियां, कोई चर्म रोग के, और 74 लोगों की जांच डेंगू के लिए पिछले 1 सप्ताह में की गई है, जिसमें से 1 रोगी मात्र डेंगू पॉजिटिव आया है। इसके अलावा यहाँ पर अलग से एक डेंगू वार्ड की व्यवस्था की गई है, जिसमें कि 20 बेड डेंगू के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। मलेरिया के भी रोगी 1-2 आ रहा है, लेकिन कोई ऐसी गंभीर स्थिति नहीं है। सभी का उपचार और दवाइयाँ यहाँ पर पूर्ण रूप से उपलब्ध हैं। किसी तरह की कोई घबराने की, डरने की कोई बात नहीं है। डेंगू का भी प्रकोप है, टाइफाइड है, मलेरिया है और इन सब के मरीज इस समय बहुतायत में आते हैं। बुखार वाले मरीज सामान्यतः मेडिसिन OPD में जाते हैं, वहाँ फिजिशियन देखते हैं और बच्चों को पीडियाट्रिशियन देखते हैं, बच्चों वाले डॉक्टर देखते हैं। दोनों विभागों के HOD एवं अन्य विभागों के HOD को भी इसको कल मीटिंग लेके पहले से ही इसको अवगत करा दिया था। कल निर्देश जारी कर दिए हैं, जो भी जितने भी बुखार के मरीज आते हैं उन सबको नोटिफाई करें। वहीं शाहजहांपुर में भी बारिश के बाद दही इलाकों में मुताद्दी बीमारियां फैल गई हैं, जिसकी वजह से अस्पतालों में जगह कम पड़ गई है। मेडिकल कॉलेज में बिस्तरों की कमी की वजह से मरीजों को जमीन पर लेट कर ही इलाज करवाना पड़ रहा है। ये समय बरसात का है, इसमें संक्रामक रोग फैलने के ज़्यादा चांस होते हैं। इसी में बुखार भी होता है और संक्रामक होते हैं, जैसे डायरिया, उल्टी, दस्त भी होता है और गर्मी होती है। इसमें बच्चों को, लोगों को खान पीन में के माध्यम से या अन्य माध्यम से सब संक्रमण हो जाता है। इसमें थोड़ा सा साफ सफाई की ज़रूरत होती है। हमने जहाँ पर केसेस निकलने वाले हैं, संभावना है, जैसे पहले पिछले साल जहाँ निकले हैं वहाँ मैंने टीमें गठित कर ली हैं और भेज दिया है। जहाँ सूचना मिलती है बुखार की, उसकी हम स्लाइडें बनवा रहे हैं। बाकी कोविड का वैक्सीनेशन भी करवा रहे हैं। वहाँ पर जो दवाइयाँ हैं उल्टी दस्त वाले मरीजों को, उनको भी दिलवा रहे हैं हमने। अमूमन बरसात के बाद क्योंकि पानी गंदा होता है तो वायरल का और मलेरिया इस सब का प्रकोप बढ़ जाता है। जो भी डिजीज हैं पानी के कारण जो फैलते हैं, तो अभी बुखार के, जुकाम, खांसी के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं, तो उनकी OPD में माध्यम से भी आ रहे हैं, कुछ भर्ती भी हो रहे हैं। तो जो भर्ती मरीज हैं तो सारी जांचें करके प्रॉपर इलाज दिया जा रहा है उनको। लगभग रोजाना कितने मरीज आ रहे हैं? अमूमन हमारे जो OPD की संख्या करीब 1000 के आसपास है, तो 100, 125, 150 मरीज आ जा रहे हैं इसके लिए बुखार के। किस तरह से तैयारी की? जिसके लिए एक हमने फीवर क्लिनिक बना रखी है, जिसमें OPD के जो मरीज आ रहे हैं उनको देखा जा रहा है, उसकी जांच लिखी जा रही है, दवा दी जा रही है। सीएम योगी ने ज़ईफों के लिए पेंशन की रकम जारी की। लखनऊ में एक प्रोग्राम के तहत सीएम योगी ने 55.77 लाख ज़ईफ अफराद में पेंशन की रकम जारी की है। करीब 836.55 करोड़ रुपए इस्तिफादा कुनंदगान के अकाउंट में जारी किए गए। मैं सबसे पहले वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे प्रदेश के उन सभी 55,77,000 लाभार्थियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका सादर अभिवादन करता हूं, क्योंकि सभी हमारे बुजुर्ग हैं जिन्हें आज इस पेंशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो नए लाभार्थी हैं जिन्हें पहली बार पेंशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है, इसमें 4,56,000 ऐसे नवीन लाभार्थी हैं जिनके खाते में पहली 3 तिमाही का 1,500 रुपया
उनके खाते में भेजा जा रहा है और विगत 4-4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार ने 19,24,000 ऐसे नवीन लाभार्थियों को इस सुविधा का लाभ दिया है जिन्हें इससे पहले पेंशन की सुविधा से आच्छादित नहीं किया गया था। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर एक गरीब को, हर एक किसान को, हर एक वृद्धजन को, हर एक निराश्रित महिला को प्राप्त हो, ये सरकार की मंशा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी अभियान के क्रम में इन सभी योजनाओं के लिए मुक्त हस्त से सभी लोगों के लिए लाभ की योजनाओं को समय समय पर जारी भी किया है। अगर आपका बच्चा मोबाइल पर ज्यादा गेम्स खेलता है तो अब आपको अपने बच्चे पर खास तवज्जो देनी चाहिए। दरअसल नवाबगंज कानपुर के रिहायशी चंद्रशेखर के अकाउंट से 20 दिनों में 20 लाख का ट्रांजैक्शन एक ही अकाउंट में किया गया। बेटे से पूछने पर मालूम हुआ उसने ये रकम मुंतकिल की है। बेटे ने बताया कि वो मोबाइल पर फ्री फायर गेम खेल रहा था जो 2 मराहिल के बाद लॉक हो गया। गेम के अनलॉक करने के लिए पहले 750 और फिर आहिस्ता आहिस्ता 20 दिनों में 5 लाख रुपए मुंतकिल करवा लिए। बेटे से मालूमात लेने के बाद बाप ने कमिश्नरेट क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज करवाई। इसके साथ वो अकाउंट जिसमें पैसा जा चुका है मुंजमद कर दिया गया है। घटना संज्ञान में आई है और इसको क्राइम ब्रांच ने रजिस्टर करके इस पर कार्रवाई शुरू की है। अकाउंट्स हमने बंद करवा दिए हैं। गंभीर विषय है, कानूनी कार्रवाई पुलिस करेगी, कर रही है, लेकिन अभिभावक भी इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखें। मुझे लगता है कि 1-2 दिन के अंदर हम इसमें जो भी जरूरी कार्रवाई है वो कर पाने में सफल रहेंगे। तो उसे दूसरे दिन कह रहा है कि तुम कंप्लेन वापस ले लो, तो मैं तुम्हें पैसे, कभी पहले कह रहा था मैं नहीं दूंगा, फिर कह रहा मैं थोड़ा दूंगा, फिर कल परसों कह रहा मैं आधा पैसे दे दूंगा, तुम कंप्लेन वापस लेके मुझे प्रूफ दे दो। खेलना थोड़ा खेलो, लेकिन मतलब कि ज़्यादा एडिक्ट ना बनो गेम के। वाक़े करबला और मकसद शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र यूँ तो मजालिस के जरिए गुज़श्ता 1400 बरस से जारी सारी है। ताहम आज मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में वाक़े करबला की अदबी और असरी मानवियत के उन्वान से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के दानिशवरों ने शिरकत की और उन्वान के हवाले से मकाले पेश किए। इस हवाले से जो आज प्रोग्राम करने का मकसद हमारा सिर्फ यही था कि नई नस्ल तक ये बात पहुँचे कि हमें इमाम हुसैन या उनके वाक़े करबला के ताल्लुक़ से जो हम साल में एक बार प्रोग्राम कर लेते हैं वहीं तक महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि दुनिया में जहाँ भी जुल्म है, जहाँ भी जालिम की सरबराही में कुछ लोग मज़लूम पर जुल्म कर रहे हैं, वहाँ हमें हज़रत इमाम हुसैन से सबक हासिल करते हुए खड़े हो जाना चाहिए। साथ ही साथ अदब में ऐसे बहुत सारी मिसालें हैं, नावलों में, अफसानों में, दास्तानों में, शायरी में तो भरी पड़ी है। तो उन सबको नई नस्ल तक पहुंचाना असल में इस प्रोग्राम का मकसद यही था कि बहुत से ऐसे शोरा हैं, बहुत से ऐसे अदीब हैं जिन्होंने वाक़े करबला में बहुत कुछ लिखा है। मारूफ बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने दिल्ली में राबिया के अहल खाना से मुलाकात की और उन्हें मदद की यकीन दहानी कराई। विजेंद्र सिंह ने राबिया के घर वालों की जानिब से इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। वहीं दिल्ली सरकार को चाहिए कि 10 लाख के बजाय मुतासर खानदान को 1 करोड़ रुपए की मदद दी जाए। जी देखिए, आप किसी की जान को कहते पैसे से नहीं तोल सकते, लेकिन कहते जो एक लड़की जो कहते पूरे परिवार के लिए कहते कि जॉब करती थी, पूरे परिवार का पालन पोषण करती थी, अपने घर का किराया देती थी, माँ बाप का ध्यान रखती थी, उसके लिए आप 10 लाख रुपए की रकम, और कहते कि जो दूसरे बड़े बड़े केस हुए उनको कहते हैं कि मीडिया बटोरने के लिए आप बड़ी बड़ी धनराशियाँ लुटाते हैं। तो वह कहते हैं आप किसी जान को कहते पैसे नहीं तोल सकते, लेकिन 10 लाख रुपये बहुत कम रकम है, कम से कम 1 करोड़ रुपये कहते परिवार को मिलना चाहिए। वहीं दिल्ली की हुकूमत के वजीर इमरान हुसैन ने भी राबिया के घर वालों से मुलाकात की और 10 लाख रुपए की इमदाद देने का ऐलान किया। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली हुकूमत की जानिब से राबिया के घर वालों की हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। इमरान हुसैन के साथ आप तर्जुमान और रुकन असम्बली सौरभ भारद्वाज भी मौजूद थे।
अफगानिस्तान में फंसी कानपुर की बेटी हिना की वापसी की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। हिना की मां शमरून निशा के लगातार मुतालबा करने के बाद से पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और अब हुकूमत ने हिना का नाम भी अफगानिस्तान से मुल्क आने वाले लोगों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। हिना की मां ने मुतालबा किया कि हिना के साथ उसके बच्चों को भी वतन वापस लाया जाए। वो तो हमसे यही बोल रहे हैं कि आपकी बेटी आ जाएगी। जब हमारी बेटी आ जाएगी जब भी हम भी सोचेंगे कि हमारी बेटी आ गई और बच्चों के साथ आए। ये हमारी पूरी प्रार्थना है। योगी और मोदी जी से भी हमारी हाथ जोड़ के विनती है और सभी चैनल वाले को हम शुक्रिया अदा करते हैं। अभी आज बात हुई है तो बेटी कह रही है मैं आ जाऊंगी, तो मैंने कहा आ जाओ। क्या और क्या बताया वहाँ के बारे में? अब वहाँ के बाद मतलब वो दबाव है उसके ऊपर, इसलिए वो कुछ इतना नहीं बोल रही है। हम ये कह रहे थे कि बेटी आप आ जाओगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे बिहार की खबरों का।